एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। तो आज से चैनल पर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पर ही रहेगा, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली में होती क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक फॉर्म है एनर्जी की। आपको पता है जितनी भी रेडिएशन है सब एनर्जी की फॉर्म होती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रखा गया। ठीक है, अब जो ये दोनों फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे सपोज करो कि मान लो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्रोपोर्शनल कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। एंड दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इतना क्लियर हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बहुत कुछ पता है, बट स्टिल मैं आपको बेसिक बता रही हूँ जो आगे हमारे काम आए। ओके, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अलग अलग रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है, जिनके अंदर जो एनर्जी कंटेंट है वो अलग अलग है ना। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक सीरीज के अंदर अरेंज किया जाता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ओके, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। ये है क्या? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट जो आपकी रेडिएशन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their wavelength or decreasing order of एनर्जी। इसको बोलेंगे हम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का जो बेसिक पोर्शन है वो है आपकी गामा रे। इसको मैं, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो ये डेफिनेशन नोट कर लेना बेसिक्स के अंदर। अब देखो, सबसे पहली आपकी गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल। आफ्टर दैट योर कम्स आईआर, फिर आता है आपका माइक्रो रेडिएशन और फिर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ से हम वहां तक जाएंगे, मतलब गामा से रेडियो तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज। ओके, और जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगी, बिकॉज आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज सी ओवर लैम्डा। तो यहाँ से क्या पता लगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेवलेंथ। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ पे अगर मैं वेवलेंथ के बेस पे चलूं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है आपकी रेडियो की और सबसे कम होती है आपकी गामा रे की। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो गामा रे है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है आपकी गामा रे की, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रो एंड फिर रेडियो। इज इट क्लियर? अब जितनी भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, मैटर के साथ इंटरेक्ट मतलब मान लो मैंने कोई भी एक वेव ले ली, मान लो मैंने यूवी उठा लिया, आपका एक्सरे उठा लिया या गामा। ओके,
और उसको मैंने किसी भी मैटर के ऊपर फॉलो अप करवाया। सपोज ऐसे कोई भी मैंने रेडिएशन ली और यहाँ मेरा एक मैटर है कोई भी, उसके ऊपर मैंने उसको फॉलो अप करवा दिया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मैटर के साथ इंटरैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरैक्ट। ठीक है। अब जो ये इंटरेक्शन है वो किस बेसिस पे हो सकता है, यानी कि कैसे कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं ये? पहला तो कि भाई जो ये वेव आई है या तो ये रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि रिफ्लेक्शन हो सकता है। सेकंड इज योर रिफ्रैक्शन। क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन। थर्ड क्या हो सकता है कि इसका पोलराइजेशन हो जाए। क्या हो जाए? पोलराइजेशन। फोर्थ वन इज कि रे कुछ अमाउंट है या कुछ पोर्शन है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, या फिफ्थ उसका कुछ पार्ट एमिट आउट हो जाए, यानी कि एमिशन हो जाए। ठीक है। मतलब ये ऐसे प्रोसेसिंग है जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। और जो ये इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ, यही हमारा बेसिक बनाता है किसका? स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एक बेस बनाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक बेसिकली इसी चीज पर बेस है कि हमने कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाई है और वहां से डिफरेंट फिनोमिना हमें होते हुए दिखाई देते हैं, और इन्हीं फिनोमिना के बिहाफ पे फिर आगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक अपना काम करती है। आगे इन्हीं के बेस पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। इतनी बात हुई क्लियर कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का ओरिजिन कैसे हुआ है, कहां से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज हुई। ठीक है। अब आते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, ये तो मैंने बता दिया कि आपको इस फंडामेंट पर बेस है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि एक ऐसी ब्रांच है साइंस की या एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो। क्या है? इट इज बेसिकली अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक used for identification and structural determination of कंपाउंड्स। ओके। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि इस जो कंपाउंड हमने बनाया है या कोई कंपाउंड हमें नेचर में मिला है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या उसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, या कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, कितने नंबर ऑफ आपके कार्बन एटम्स हैं। तो ये सब चीजें डील करती है कौन? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं यूं कहूंगी केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि रिसर्च वर्क में स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि ये बेसिक यूं कहूंगी मैं टेक्निक है जिससे हम अपने आगे का रिसर्च वर्क करते हैं और हमें कंपाउंड्स के बारे में पता लगता है, कोई हमने कंपाउंड बनाया है या हमें कोई नेचर में मिला है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए ही चाहिए। और अगर आपको नहीं, आपने आज से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी है तो आप जो ये वाली सीरीज आएगी उसको अच्छे से देखो और उसके बाद आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं यूं कहूंगी कि बहुत अच्छे से आ जाएगी। ओके। तो अब मैंने आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा लिखवाया था वो देखो, फिर से मैं एक बार राइट कर देती हूँ उसको। गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, योर आईआर, फिर माइक्रो एंड आफ्टर दैट क्या था? रेडियो। ठीक है। अब देखो जो गामा रे है, गामा रे बेसिकली जब हम गामा रे का इंटरेक्शन कराते हैं किसी भी मैटर के साथ तो वहां पर न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ठीक है। और जो गामा रे से रिलेटेड आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है उसको हम बोलते हैं मास बर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके। अब एक्सरे है, एक्सरे से हम शेप का पता लगा सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या है, तो शेप डिटरमिनेशन में हेल्प करती है।
शेप डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगी और XRD टेक्निक यूज हम करते हैं एक्सरे का जब हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आती है आपकी यूवी एंड विजिबल। यूवी एंड विजिबल के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपके यूवी एंड विजिबल रीजन के अंदर होती हैं और यहाँ से जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ोगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो इसी स्पेक्ट्रा की इसी रीजन से बेस है, मतलब इसी रीजन की हम रेडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव उठाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका मैटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे और वहां से जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो आपकी होती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, फिर आता है आपकी IR इंफ्रारेड। इसके अंदर क्या होता है? इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है। क्या है? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। समझ आया? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन किसमें होगी? आपके IR रीजन में। और माइक्रो में होता है आपका रोटेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, रोटेशनल ट्रांजिशन मतलब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी। ठीक है, फिर आता है आपका रेडियो। रेडियो के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती हैं। क्या होती हैं? न्यूक्लियर ट्रांजिशन। और इसमें कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है? आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो यहाँ पर मास वर्क, फिर एक्सरे, फिर यूवी विजिबल के अंदर आपकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आता है, फिर उसके बाद आती है आपकी NMR। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो इसका बेसिक फंडा चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि कौन कौन से एनर्जी लेवल या कौन कौन सी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज करते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है बहुत अलग अलग टाइप की है। एक तो मैंने बात करी मास वर्क की, फिर मैंने यूवी विजिबल की, फिर वाइब्रेशनल और जो आपकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो, फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड अबाउट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो जो ये सीरीज आएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसके अंदर आपको कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स करवाई जाएंगी वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ओके, उसके बाद हम चलेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और फिर इसी के साथ मतलब कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कराऊंगी, क्योंकि NMR को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों हम करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। बेसिकली यही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स मैं आपको करवाऊंगी। आई होप आपको जो बेसिक फंडा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो समझ आ गया होगा। अब जो हम अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका NMR। NMR की फुल फॉर्म बता देती हूँ, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, आई होप आपको ये फंडा क्लियर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, एक लेक्चर देख के पूरी की पूरी जो सीरीज है उसको स्किप ना करा करें, पूरी सीरीज देखो अच्छे से चैप्टर की, फिर अगर आपको चैप्टर समझ आए तो वो वेल एंड गुड होगा एज कम्पेयर टू अगर आप एक वीडियो देखोगे। ओके, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।